एक्चुअली लीडरशिप मैटर्स, पार्टी मैटर्स। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक तहरीक है, अपनी तहरीक है, हिस्ट्री है अपनी। मुझ जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, ये ऐसी पार्टी है जो एक विक्टिम रही है यहाँ के ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की। आप अगर बात करें इसके फाउंडर की, अब्दुल गनी लोन साहब की बात करें, या हमारे चेयरमैन सजाद गनी लोन साहब की बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे और वही बातें करेंगे जो लोगों के हित में हो और जो प्रैक्टिकल हो। तो वो चीज़ें देखकर मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। देखें, मैंने डूरू में 2-3 मीटिंग्स की हैं। मैं अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ कि लोगों का प्यार और लोगों का जो विश्वास है मुझ पे या मेरी पार्टी पे, वो जुड़ रहे हैं। और मैं आपसे ये आपके सामने रख देना चाहता हूँ, क्या आपने पोस्ट 370 एब्रोगेशन ऐसी कोई मीटिंग देखी जो हमने ज्वाइनिंग डेट पे बजट अकोमोडेशन कोकरनाग में की थी? क्या किसी पार्टी ने ऐसी कोई मीटिंग की अब तक? पोस्ट 370 एब्रोगेट होने के बाद आज तक मुझे लगता है कि वैसी कोई मीटिंग यहाँ पर नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि लोग इस पार्टी के साथ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक कॉज के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये कारवां इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। या वो सही है जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन साहब के ऊपर लगाए गए? देखिए माजिद साहब, इल्ज़ामात नहीं थे। दरअसल मेरे नज़दीक बात छेड़ी गई जम्मू में, जहाँ पर उमर साहब बैठे थे, उनके एक और लीडर बैठे थे। उनने बोला था कि सजाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं वो एक मिलिटेंट है। हमारा मानना है, पार्टी का मानना है, मेरे नज़दीक आप अगर जम्मू में बोलते हो कि सजाद साहब मिलिटेंट है, फिर कश्मीर में भी वही बोली बोलो, फिर दिल्ली में भी वही बोलो। लेकिन अगर आप देखोगे, जम्मू में वो कहते हैं कि जनाब ये पार्टी मिलिटेंटों की पार्टी है। आप दिल्ली पहुंचते हो, दिल्ली में बोलते हो कि ये पाकिस्तानी है। कश्मीर आ जाते हो, यहाँ बोलते हो कि ये दिल्ली वाले बंदे हैं। एक ही बात बोलो, अगर हम दिल्ली वाले हैं फिर कश्मीर में भी वही बोलो, फिर जम्मू में। अगर आपकी पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी पार्टी है, हर जगह फिर यही बोलो। अगर उनका मानना है कि ये मिलिटेंट पार्टी है, हर जगह यही स्टैंड रखो। अगर उनका मानना है कि ये, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, मैंने बारहा आपके पास भी, यहाँ कोई भी मीडिया का भाई मेरे पास आया, मैंने अपना स्टैंड और हमारी पार्टी का भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। जो यहाँ पर डिलिमिटेशन हुई, इट इज़ अगेन, ये यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो लोगों की उमंगें थी उसके बिल्कुल मुनाफी है, उसके मुताबिक नहीं है। और इट वाज टोटली इनजस्टिस विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं या कोकरनाग इलाके की बात नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, बिल्कुल लोगों के इंटरेस्ट्स के खिलाफ थी। जी, आपको करनी पड़ी क्योंकि अभी तक पीसी में किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। सबसे पहले आप पहले कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पीसी से हाथ मिलाया, उसके साथ बातचीत की। तो क्या लग रहा है आपको सर? रेस्पॉन्सिबल, एज ए रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट ये बात सही है, पीसी नहीं था। बट आज आप आज की बात करें, हिस्ट्री की बात ना करें, आज आपको यहाँ पीसी दिखेगा। यहाँ की सागाम की बात करें, डूरू की बात करें, पीसी आपको दिखेगा। हाँ, मेहनत ज़रूर है, मेहनत हर किसी के लिए है, मेहनत हर किसी को करनी है। एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि हम भी कहीं पर जाएं और लोगों की खिदमत करें। फिर हर जगह यही स्टैंड रखो। रही बात, देखे, मैं आपके ज़रिए आपके नाजरीन के सामने, आपके सामने कुछ सवालात रखना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में, आप एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा वजीर आजम हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर, उसको किसने सरेंडर किया? यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन बना? प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात जनाब, यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी पकड़ दकड़ की, बहुत मारदार किया, बिल्कुल उसके खिलाफ है। लेकिन अब तक कश्मीर की हिस्ट्री में 2 फांसियां हुई। किसकी जोली में डालना चाहते हैं आप? मकबूल भट्ट साहब की और अफजल गुरू साहब की। दोनों फांसियां किसके वक्त में हुई? किसकी जोली में डालेंगे आप? पीएसए किसने लाया यहाँ पर?
और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो रिगिंग हुई, आज के जो हालात हैं, उस रिगिंग का रिजल्ट आज के हालात हैं। अगर आपने 1983 में, 1987 में, 1996 में रिगिंग ना की होती, यहां तो अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था। यहां जो सियासतदान इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे, वही तो, उनको ही तो आपने मिलिटेंट बना डाला, बिकॉज कि आपने रिगिंग की। तो ये सवालात ये तमाम लोगों के पास हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। हम चाहते हैं, मैं मानता हूं कि जब भी अगर आप कोई बात बोलते हैं, ये बात आप हर जगह बोलें। अगर मेरे नजदीक ये स्टैंड है कि फलानी चीज गलत है, 370 एब्रोगेशन इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज माई स्टैंड, I should say this in Kashmir, I should say this in Jammu, as well I should say this in Delhi। ये मेरा मानना है। उनका देखे यहाँ पर माजिद साहब, हम तब छोटे, जब यहाँ इखवान था, इखवान सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मारदार हुआ वो इखवान के दौर में हुआ। तो वो किसकी पार्टी थी और इखवान के बंदूक को किसने मैंडेट दिया? इखवान के पार्टी के, इखवान के जो लोग थे, उनके साथ डाइस किसने शेयर किया? लोगों के सामने सब कुछ है। तो ये ऊपर से नीचे तक इखवान उनके साथ है। लोग आज होशियार हैं। आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको आज से 10 साल की भी खबर है, आज की भी खबर है, और आज के बाद 10 साल की भी खबर रखता है वो। जी, मेरा मानना है कि स्टैंड एक ही होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है कि सजाद साहब मिलिटेंट है, वेरी ऑनेस्ट, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन इलेक्शन सिस्टम, एंड मेरे नजदीक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस। यहाँ के सियासतदानों ने जो उनके साथ बात की है, एक तो आम वोटर रहता है, आम लोग रहते हैं, आम लोगों की ही बात नहीं, बल्कि यहाँ के सियासी जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके साथ भी इस्तेसाल हुआ है। उनके साथ जो मशवरे किए गए थे, उनको जो बताया गया था, वो फिर हुआ नहीं। और आज का जो जमाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पॉलिटिशियन। मैं अगर अपनी बात करूंगा कि किसी को मोटिवेट करूं, बिकॉज हमारे जो पास्ट के सियासतदान हैं या सियासी पार्टीज हैं, उन्होंने इतनी गंद बोई है कि आप किसी को अगर सियासत के बारे में, वोटिंग के बारे में बोलते हैं, तो उसको ये लगता है कि जनाब ये दूसरा ऐसा बंदा आया है जो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो गुजारिश ये रहेगी लोगों के सामने, ये गुजारिश है कि आप आज, क्योंकि मेरे नज़दीक यहाँ पर इलेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने नुमाइंदे के पास लोग जाते हैं, उनकी कोई ग्रीवेंस रहती है, तो वो अपने नुमाइंदे के पास एक हक से जाते हैं। और गुजारिश ये लोगों से रहेगी, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से रहेगी, कि आप इस वक्त अपने कैंडिडेट को देखें, कंपैरिजन करें कि जनाब इसकी हिस्ट्री क्या है, वो कोई स्कैंडल में इन्वॉल्व ना हो, कोई मनी स्कैंडल हो, कोई रिश्वत का स्कैंडल हो, उसमें इन्वॉल्व ना हो कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में। दूसरा, आप ऐसे बंदे को वोट दें जो आपकी बात ऐवान में रख सके, ऐवान में कर सके, और जो लोगों को बेवकूफ ना बनाए। और इखवान के बंदूक को किसने मैंडेट दिया? इखवान के पार्टी के, इखवान के जो लोग थे, उनके साथ डाइस किसने शेयर किया? लोगों के सामने सब कुछ है। तो ये ऊपर से नीचे तक इखवान उनके साथ है। लोग आज होशियार हैं। आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको आज से 10 साल की भी खबर है, आज की भी खबर है, और आज के बाद 10 साल की भी खबर रखता है वो। जी, मेरा मानना है कि स्टैंड एक ही होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है कि सजाद साहब मिलिटेंट है, फिर आप अपना स्टैंड क्लियर कर दें। अपना स्टैंड जम्मू में भी वही रखें, कश्मीर में भी वही रखें, और दिल्ली में भी वही रखें। लेकिन आपका स्टैंड दिल्ली जाकर बदलता है। यू कॉल chairperson of our party as Pakistani, once you reach in Kashmir you call our party as Delhi man। तो ये मेरी गुजारिश ये है कि स्टैंड एक होना चाहिए। बात जो आप दिल्ली में करते हो वही जम्मू में भी करो, वही कश्मीर में भी कहो। दिस इज माई सबमिशन एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट।
किसी और पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये बात सबसे पहले नाज़रीन तक पहुंचाई। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, हाँ हमारी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली थी, लेकिन मैंने कभी आई हैव नेवर बीन मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आया था। एक्टिव पॉलिटिक्स में 2-2.5 साल से हूँ और मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करें और अपनी बात खुलकर रखें। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपकी बात नहीं सुनी जाती है, यू शुड लीव दैट एंड यू शुड सर्च फॉर ए प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर अपनी बात रख सकें, जहाँ पर आप अपने लोगों की बात रख सकें। माजिद साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, अभी भी आपने देखा बहुत लोग आए थे यहाँ, मैं डूरू में मैंने 2-3 वफूद के साथ बात की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन इलेक्शन सिस्टम एंड मेरे नज़दीक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस। यहाँ के सियासतदानों ने जो उनके साथ बात की है, एक तो आम वोटर रहता है, आम लोग रहते हैं, आम लोगों की ही बात नहीं बल्कि यहाँ के सियासी जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके साथ भी इस्तेसाल हुआ है। उनके साथ जो मशवरे किए गए थे, उनको जो बताया गया था वो फिर हुआ नहीं। और आज का जो ज़माना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए पॉलिटिशियन, मैं अगर अपनी बात करूँगा, कि किसी को मोटिवेट करूँ, बिकॉज हमारे जो पास्ट के सियासतदान हैं या सियासी पार्टी, जीत की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं आज भी डूरू में ही था। हाँ, मेहनत ज़रूर है, मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है और मेरा ये स्टैंड रहा है और मैं इस बात का माइल हूँ और मैं मानता हूँ कि कोई भी कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, ये लोग होते हैं जो लीडर को भी बनाते हैं और जो पार्टी को भी बनाते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि मोहम्मद सलीम परे में वो हिम्मत है कि ये लोगों की खिदमत कर सकता है, वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट ए गुड सपोर्ट फ्रॉम इस साइड से भी और उस साइड से भी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि डूरू में भी हम कंटिन्यूसली पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। आज भी डूरू में हमारा पब्लिक आउटरीच था और मैं अल्लाह का मशकूर हूँ कि वहाँ पर भी सक्सेसफुली हमने पब्लिक मीटिंग्स की हैं। देखिए, ये लीगल पॉइंट है जो आपने मुझे पूछा, वैसे वकील भी इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वैसे कि एक सियासी कारकुन, सियासी वर्कर आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का इसमें बिल्कुल एक मौक़िफ़ है, वो मीडिया में भी आया और मेरा ये मानना है, आई ट्रीट यासीन मलिक एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज ए मिलिटेंट। एंड यू हैव टू अप्रिशिएट, एक चीज़ को आपको अप्रिसिएशन करनी है, ही हैज़ शन्ड वायलेंस लॉन्ग बैक। उसने बिलीव नहीं किया एंड ही हैज़ बीन रिपीटेडली सेइंग दैट ही हैज़ फॉलोड गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये तवक्का कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गुजारिश भी कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ के लोगों के दिल जीतने हैं, देन यू हैव टू बिलीव इन रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस। हमारा पार्टी का भी यही स्टैंड है और मेरा भी मानना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक ए वेरी लीनियंट स्टेप, वेरी लीनियंट व्यू सो फार एज यासीन मलिक इज कंसर्न, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को हक होता है अपनी बात रखने का। तो जहाँ तक यासीन मलिक की बात है, मेरे नज़दीक वो एक पॉलिटिशियन है, ना कि एक मिलिटेंट है। वो ऐसे बंदे हैं, ही हैज़ बीन बार बार, चाहे वो मीडिया के सामने आए हों या मैं अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने कोर्ट में भी यही कहा कि दैट ही हैज़ फॉलोड गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये तवक्का कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं। जहाँ तक अदालत की बात है, अदालत में एक अपना सिस्टम होता है, उसमें तो एक वकील ही बात कर सकता है, वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन वैसे एक सियासी कारकुन, सियासी वर्कर, मैं ये बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक डेफिनेटली ए लीनियंट स्टेप। जहाँ तक यासीन मलिक की बात है, वो एक सियासतदान है, उनकी एक सोच है और डेमोक्रेसी में हर सोच की इज्जत होनी चाहिए। माजिद साहब, मेरे नज़दीक 3 सेटअप्स होते हैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक छोटा मोटा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक पंचायत मेंबर हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो लोगों की बात सुने। ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए पब्लिक लोगों के लिए वक्त हो, उसके बाद वो मुतालबात या वो बातें सुनकर कि वो अप्रोप्रिएट या प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे वो बात रखे। ये दूसरा स्टेप रहता है।
तीसरा फिर उसको अमली जामा पहनाना। मैं आपके ज़रिए से अपने तमाम नाजरीन को, आपके नाजरीन को ये बिल्कुल, या आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी आया हो, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको एक पेशेंट हियरिंग दूं, उसके मुतालबात सुनूं, वो पेन डाउन करके मैं आगे वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स पे रखूं। मेरे नज़दीक अभी तक आई एम 100% सेटिस्फाइड। आई हैव गिवन माई 110% फॉर द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मैं और एक बार आपके ज़रिए से तमाम नाजरीन जो भी सुनते हों, क्योंकि अब तो अगर डूरू में भी कोई मसला हो, डेफिनेटली डीडीसी में कॉन्स्टिट्यूएंसी सागाम से हूँ, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैं लोगों को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर डूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वहाँ पर भी अगर लोगों के कुछ मुतालबात होंगे जो मेरे हद इख्तियार तक हो या जो मुझ तक हो, मैं उनके लिए उनके साथ शाना बशाना आने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर भी उनकी बात करनी हो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तमाम अपने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी डूरू में लोग आते हैं, जहाँ पर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जनाब वहाँ से नहीं, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से कुछ 32,000 के करीब वोट हैं जो डूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ऐड हुए हैं। यही उम्मीद करेंगे कि लोग एक प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पर होंगे उनको कंपेयर करेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है, इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। अगर अच्छा किया है तो आप उनको सपोर्ट करें, अच्छा नहीं किया है, तब्दीली करनी है, बदलाव की ज़रूरत है, तो देखिए एक अगर आपको कुछ नया करना हो तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको डेफिनेटली कुछ नया आजमाना पड़ेगा। मैं ये मिसाल उमूमी पब्लिक मीटिंग्स में देता हूँ, आपके ज़रिए भी देना चाहता हूँ। देखिए हम यहाँ पर कश्मीरी शाली क्रॉप हमारा शाली होता है, हम अगर शाली बोते हैं तो शाली ही काटेंगे, ये हमारी ही काटेंगे, ये हमारे दादा परदादा करते आए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम गुंदुम काटें, उसके लिए हमने अपने फसल को चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें शाली के बदले यहाँ पर गुंदुम बोना पड़ेगा। अगर आपने किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल लीडर को आजमाया है, उसको और ना आजमाएं। अगर ठीक किया है तो उसको सपोर्ट आप करें, अगर ठीक नहीं किया है तो एक नौजवान को आप मौका दें, उसकी बात सुने और उसकी हिस्ट्री पता करें और एक मौका दें लोगों की खिदमत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इलाके के जो लोग हों, हमारे इलाके के जो लोग हैं, चाहे वो सागाम कुकरना की बात हो या डूरू वेरीनाग की बात हो, लाड़कीपुरा की बात हो, जितने भी इलाके यहाँ के लोग बड़े ज़हीन हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप मेहरबानी करके देख लें कि लोगों के हित में आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप मेहरबानी करके इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें देखें कि आपके सामने जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो कैपेबल है कि आपकी खिदमत कर सकते हैं, क्या वो आपकी बात ऐवानों में रख सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा जब डिलिमिटेशन की बात हुई तो आपको वो पता है, मैं सिर्फ वो वजह थी कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट आई लेफ्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। तब हमारे लीडर साहिबान कहाँ पर थे, चाहे वो किसी भी, मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। 370 यहाँ एब्रोगेट बीजेपी ने किया, बड़ी ज्यादती यहाँ के लोगों के साथ हुई, लेकिन कमज़ोर किसने किया। और मैं आपको ये आपके नाजरीन को ये उनके सामने ये पेश करना चाहता हूँ कि हमेशा हम सवाल उनसे करते हैं जो इख्तियार में, पावर में रहे हैं। अब तक यहाँ पर पावर में कौन रहे हैं, उनसे आप सवाल करें कि 370 को यहाँ पर कमजोर किसने किया। एब्रोगेट यहाँ पर खत्म तो बीजेपी ने किया, लेकिन उसको उतना कमजोर कि वो उसको खत्म ही कर डाला, वो किसने किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने जो रोल यहाँ पर किया, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें
यहाँ के लोगों की एस्पायरेशन की बात करें, बीजेपी ने यहाँ बड़ी मारदाड़ की, लेकिन बीजेपी को मेहरबानी करके आप मुझे ये बताएं लाया किसने। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जिनके साथ हाथ मिलाए हो, आप चाहते हो कि इन दो पार्टीज के सिवा यहां कोई और पार्टी ना आए। दे हैव प्लेड ए वेरी क्रूशल रोल इन वीकनिंग दिस 370, बी इट नेशनल कॉन्फ्रेंस और बी इट पीडीपी। मैं तमाम पार्टीज को मुलवस नहीं मानता हूं, क्योंकि जब 370 को एब्रोगेट किया गया उस वक्त तो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, ये डेफिनेटली है, बट बीजेपी को लाया यहाँ पर पीडीपी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीपी ने लाया। और मुझे आप बताएं कि जनाब, अगर आप किसी पार्टी को, मुझे आप बोलेंगे कि सलीम साहब आप कल ये चीजें करोगे, मीन्स इसमें पॉसिबिलिटीज है कि सलीम साहब आप ये करोगे वो करोगे, लेकिन जो मैंने अब तक किया है मैं उसका हिसाब दूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आप बोलते हो कि हम ये करेंगे, आप देखें ना कि आपने क्या किया। तो गुजारिश ये रहेगी कि आप पूरा ध्यान आप इसमें एक वर्कआउट करें। आप देखें कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ के अवाम के साथ कितनी ज्यादतियां की हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैं और एक बार आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी पॉलिटिकल पब्लिक मीट में जाते हैं तो लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो बड़े तंग आ चुके हैं। यहाँ के जो लीडरान हैं, यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने इतनी उनके साथ मजाक इतने किए हैं कि अब उनको लगता है कि अब जो भी बंदा आ रहा है वो मजाक